हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड प्रोग्राम है 2 वर्षीय, हम उसके अंतर्गत अपनी आज की इस वीडियो में जो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, उस सिलेबस के अंतर्गत हमारा एक पेपर कोड E103 आता है, जिसका पेपर का नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी इस पेपर कोड में काफी सिलेबस पढ़ाया है। सो गाइस, हमारे जो यूनिट फर्स्ट है इस पेपर के अंदर, उसके अंतर्गत हमारे चैप्टर का नाम है मानव विकास, उसका संप्रत्य एवं विकास की अवस्थाएं। यानी कि मानव विकास किस प्रकार से होता है, उसकी जो अवस्थाएं हैं, यानी कि मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं वह कौन कौन सी होती है, इन सभी का अध्ययन हम अपनी इस वीडियो में अंदर करेंगे। और इसका जो कुछ पार्ट है, हमने अपनी पिछली वीडियो 2 वीडियो बनाई है इसी चैप्टर के आधार पर। सो गाइस, आप उन्हें भी देखिए। आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इसी चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है, माय टॉपिक इज अभिवृद्धि और विकास का, यानी कि जो बालक की अभिवृद्धि होती है, उसका जो विकास होता है, उसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, हमारा आज का यही टॉपिक है। इसके आज के हम अपनी इस वीडियो में उन्हीं पर अध्ययन करेंगे। सो गाइस, हमारा जो आज का टॉपिक है वह है अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर्स इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, इफेक्ट्स हैं जो बालक की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर डालते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। आज हम अपनी इसी वीडियो में यही सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं, यानी कि बहुत सारे कारक हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही कारक की वजह से जो बालक की अभिवृद्धि है, उसका विकास है, उस पर प्रभाव पड़ता है। नहीं, कई कारकों से मिलकर, यानी कि कई कारक जो कारक होते हैं वह बालक की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। उन कारकों में नंबर 1 है ग्रंथियों का स्राव। क्या है नंबर 1? ग्रंथियों का स्राव। जैसे मनुष्य की जो ग्रंथियां होती है, उनसे जो स्राव होता है, ग्रंथियों से निकलने वाले जो स्राव होता है, उनसे भी एक बालक के विकास और वृद्धि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। देखते हैं यह जो ग्रंथियां होती है उनका बालक के विकास पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। बालक बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक विकास पर ग्रंथियों के स्राव का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे गले में थायराइड ग्रंथि के पास, यानी कि जो मानव का गला होता है उसके पास एक थायराइड ग्रंथि होती है, उसी के नजदीक एक पैराथायराइड, यानी कि पैराथायराइड आती है। यानी कि एक जो हमारे मानव के शरीर में गले के पास थायराइड ग्रंथि होती है, उसी के नजदीक एक पैराथायराइड ग्रंथि होती है।
उसके द्वारा रक्त में कैल्शियम का परिभ्रमण होता है। जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है उस ग्रंथि के द्वारा रक्त का परिभ्रमण होता है। इसके दोष से मांसपेशियों में अत्यधिक संवेदनशीलता आती है। यानी कि अगर इस ग्रंथि का अंदर दोष आ जाए तो उन दोषों के कारण जो मानव की मांसपेशियां हैं उनके अंदर अत्यधिक संवेदनशीलता आ जाती है। शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि के लिए थायरॉक्सिन यानी कि मानव की जो शारीरिक और मानसिक वृद्धि है उसके लिए थायरॉक्सिन जो कि थायराइड ग्रंथियों से निकलता है, यानी कि थायराइड ग्रंथियों से एक थायरॉक्सिन नामक स्राव निकलता है, जिसके कारण बालक की या बालिका की शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इसकी कमी से बालक मूढ़ हो जाता है। अगर थायरॉक्सिन की कमी बालक के शरीर में आ जाए तो उसके वजह से बालक मूढ़ हो जाता है, यानी कि बहुत ही अधिक पिछड़ जाता है। वह किसी भी चीज को सही प्रकार से न तो समझेगा और न ही उस काम को कर पाता है। इसीलिए थायरॉक्सिन का एक सही अनुपात में बहना सही होता है। इसी प्रकार यदि छाती की ग्रीवा ग्रंथि तथा मस्तिष्क की शीर्ष ग्रंथि अधिक सक्रिय हो, हमारे जो शरीर होता है उसके अंदर एक छाती में ग्रीवा ग्रंथि होती है तथा हमारा जो मस्तिष्क है उसमें एक शीर्ष ग्रंथि होती है। यदि वह अधिक सक्रिय हो जाती है तो सामान्य बालक होता है उसका जो सामान्य विकास होता है वह रुक जाता है और वह शारीरिक तथा मानसिक दोनों दृष्टियों से बाद में भी बच्चों जैसी हरकतें करता है। यानी कि वह बड़ा तो हो जाता है लेकिन उसके अंदर केवल बच्चों जैसी हरकतें ही रह जाती है। अगर आपने कोई मिल गया मूवी देखी होगी, उसमें जो ऋतिक रोशन है उसकी लंबाई, उसकी जो वृद्धि होती है वह तो बहुत बढ़ जाती है, लेकिन उसका जो विकास है वह नहीं होता है। वह बच्चों की तरह ही बिहेव करता है, उन्हीं में रहता है, उन्हीं की तरह खाता पीता है और उन्हीं की तरह खेलता है। लैंगिक ग्रंथियों की न्यूनता से किशोरावस्था देर से आएगी और जो बालक की लैंगिक ग्रंथियां है अगर उनमें कमी आ जाए तो उससे जो बालक होता है उनके अंदर जो किशोरावस्था है वह देर से आएगी और उनका अधिक अगर सक्रिय हो जाए, यानी कि वह लैंगिक ग्रंथियां अगर अधिक सक्रिय हो जाए तो लैंगिक विकास जल्दी हो जाएगा, जिससे कि वह अपराध जैसी प्रवृत्तियां भी अपना सकते हैं। अगर किसी बालक का कम उम्र में ही लैंगिक विकास जल्दी हो जाता है तो वह यानी कि लैंगिकता की ओर अधिक प्रभावित होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। बालक बालिकाओं के समुचित विकास के लिए पौष्टिक तथा संतुलित आहार की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अगर बालक बालिकाओं को सही समय पर पौष्टिक तथा संतुलित आहार ना दिया जाए तो उनकी वृद्धि और विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है और वह रुक जाती है। हमारा जो पौष्टिक आहार है उससे हमारा मतलब भोजन से है, जिसमें विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट और वसा आदि तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। अगर हम ये कहें कि यह एक पौष्टिक आहार है और उनमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट
खनिज तत्व सम्मिलित ना हो तो यह बात गलत होगी। जिन तत्वों में ये सभी चीजें होगी, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज तत्व, तो वही हमारे लिए पौष्टिक आहार होगा। हमारा जो शरीर है और मस्तिष्क है, उन दोनों के संतुलित विकास के लिए बालक या बालिका को पौष्टिक आहार बहुत ही आवश्यक होता है। बिना पौष्टिक आहार के हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि किसी बालक या बालिका का संतुलित विकास हो पाएगा। नहीं, उन यानी कि मस्तिष्क और शारीरिक विकास के लिए जब उनका संतुलित विकास चाहिए तो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। यानी कि पौष्टिक जो आहार है वह बालक को समुचित मात्रा में मिलना चाहिए। कमजोर दांत त्वचा संबंधी रोग आदि का कारण बाल्यावस्था में दोषपूर्ण आहार ही होता है। यानी कि अगर बालकों को कमजोर आहार मिले या उनकी त्वचा संबंधी कोई रोग हो जाए तो उन सभी का कारण जो होता है वह दोषपूर्ण आहार होता है, क्योंकि बालकों को सही समय पर उनकी जो शारीरिक इच्छाएं थी पौष्टिक आहार की वह पूरी नहीं होती, जिसके कारण उनमें अनेकों दोष उत्पन्न हो जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश। छोटी आयु के बालकों के लिए शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश बहुत ही आवश्यक होता है। यदि बालकों को शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश यानी कि प्रकाश उपलब्ध नहीं होगा तो उनका जो शरीर है वह अक्षय हो जाएगा, यानी कि कमजोर हो जाएगा, परिश्रम करने की शक्ति क्षीण हो जाएगी, यानी कि उनकी कम हो जाएगी और वे ठिंगने भी हो सकते हैं। इसीलिए बालकों को शुद्ध वायु और प्रकाश भी मिलना आवश्यक जरूरी है। यह भी बालकों के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रोग और चोट। रोग और चोट। रोग और चोट भी बालक बालिकाओं के विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कि अगर बालक बालिकाओं को किसी प्रकार का रोग हो जाए या चोट लग जाए तो वह सब बालक बालिकाओं के विकास को बहुत अधिक प्रभाव पड़ते हैं। गर्भ काल में अगर कोई बालक गर्भ काल में है और उसके माता पिता शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं या टॉक्सिन वगैरह दवाइयों वगैरह को सेवन करते हैं, जो नशीली दवाइयां आते हैं, नशीले इंजेक्शनों का प्रयोग करते हैं, तो उन सब का भी बालक के जीवन पर या विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे विशेष रोग हो जाते हैं जैसे आंत्रज्वर, यानी कि जो मनुष्य की जो आंतें होती हैं उनमें बुखार हो जाना। अगर कहीं बालक के यानी कि बहुत अधिक आंत्रज्वर हो जाता है तो उससे भी बालक को गंभीर बीमारियां हो जाती है, जिससे कि उसकी अभिवृद्धि और विकास रुक जाता है। गंभीर चोटें लग जाती है। अगर बालक के सर में चोट लग गई तो बालक का जो किसी हाथ पैर में चोट लग गई तो बालक का शारीरिक विकास और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बचपन में जब बालक छोटे होते हैं तो उनको किसी प्रकार की ऐसी चोट ना लगे। और जो माता पिता धूम्रपान करते हैं, नशीली पदार्थों का दवाइयों का सेवन करते हैं, उन्हें भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इन सभी चीजों का गलत प्रभाव हमारे बालक या बालिकाओं के ऊपर पड़ सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिंग भेद।
लिंग भेद बालक बालिकाओं के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। जन्म के समय बालक बालिकाओं से कुछ बड़े यानी कि जब बालक बालिकाओं का जन्म होता है उस समय जो बालिकाएं होती हैं वह बालकों से कुछ अधिक बड़ी होती है, लेकिन कुछ समय के बाद बालक अधिक बड़े हो जाते हैं और बालिकाएं छोटी रह जाती है। लेकिन किशोरावस्था तक जो बालिकाएं होती है वह जल्दी परिपक्व हो जाती है और जो बालक होते हैं वह देर से परिपक्व होते हैं। और जो बालक बालिकाओं का मानसिक विकास होता है वह भी बालिकाओं का जो मानसिक विकास है बालकों से जल्दी होता है, बालकों का मानसिक विकास देर से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बुद्धि। बालक बालिकाओं के विकास में बुद्धि का अत्यधिक महत्व है। तीव्र बुद्धि वाले बालक बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है, सामान्य बुद्धि वाले बालक बालिकाओं का विकास सामान्य गति से होता है। और जो मूढ़ बुद्धि वाले बालक होते हैं या बालिकाएं होती हैं उनका विकास बहुत ही धीमी गति के अनुसार होता है, यानी कि जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं उनका विकास भी उनकी बुद्धि के अनुसार ही धीरे धीरे कम गति के साथ होता है। हमारे टर्मन महोदय हैं, उन्होंने बालकों की बुद्धि, उनका चलना फिरना और बोलना सीखने संबंधी कई परीक्षण किए। यानी कि जो टर्मन महोदय थे उन्होंने बालकों या बालिकाओं के ऊपर बहुत सारे परीक्षण किए, उनमें बोलना था, चलना फिरना था, इस प्रकार के जो परीक्षण थे उन्होंने किए। इन अध्ययनों के जो निष्कर्ष निकले उनके अनुसार जो कुशाग्र बुद्धि बालक होते हैं यानी कि तेज बुद्धि उनके बालक होते हैं या बालिकाएं होती है वह 13 माह में ही चलने लगती है, और जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं वह 14 माह में चलते हैं। मंद बुद्धि के बालक 22 माह में चलते हैं और जो मूढ़ बुद्धि वाले बालक होते हैं वह 30 माह की आयु में यानी कि चलना सीखते हैं। इसी प्रकार कुशाग्र बुद्धि वाले बालक 11वें माह में, सामान्य बुद्धि वाले बालक 16वें माह में, मंद बुद्धि वाले बालक 34वें माह में और मूढ़ बुद्धि वाले 51वें माह में, यानी कि 51 महीने होने के बाद कुछ बोलते हैं। इसी प्रकार से जो बुद्धि होती है वह बालकों के विकास पर गहरा प्रभाव डालती है, यानी कि जिस प्रकार की बालक की बुद्धि होगी वह उसी प्रकार की क्रियाएं करेगा। अगर वह तीव्र बुद्धि का है तो वह जल्दी बोलना या चलना फिरना भागना दौड़ना शुरू कर देगा। अगर मूढ़ बुद्धि का है तो वह धीमी गति से ही चलना फिरना या बोलना शुरू करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रजाति। प्रजाति कारक भी बालक बालिकाओं की अभिवृद्धि और विकास में प्रभाव डालते हैं। युंग महोदय के परीक्षण के अनुसार जो प्रजातियां होती है वह प्रजातीय प्रभाव बालक के विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। जो भूमध्य सागरीय तट पर रहने वाले बालक हैं या बालिकाएं हैं उनका शारीरिक विकास यूरोप के बालक बालिकाओं की अपेक्षा जल्दी हो जाता है। यानी कि जितने भी भूमध्य सागर तट पर बालक बालिकाएं रहते हैं या वहां लोग निवास करते हैं उनका जो शारीरिक विकास है वह जल्दी हो जाता है। और जो भूमध्य में रहते हैं यानी कि यूरोप में रहते हैं यानी कि यूरोप के बालक बालिकाओं की अपेक्षा जल्दी होता है। यूरोप में जो बालक बालिकाएं रहते हैं उनका विकास देर से होता है। निग्रो बालक बालिकाएं शेष बालकों की तुलना में 80% परिपक्वता शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं।
यानी कि जो निग्रो बालक होते हैं वह कालाहारी के जंगलों में पाए जाते हैं। उनका जो विकास होता है, जितने भी बालक बालिकाएं हैं वह उनसे 80% जल्दी विकास कर लेते हैं, यानी कि उनके शरीर का विकास उनसे 80% जल्दी हो जाता है। फिर है परिवार में स्थिति। परिवार में बालक या बालिकाओं की स्थिति भी उसके विकास को प्रभावित करती है, यानी कि बालक बालिकाओं की कैसी स्थिति है, इन सभी का बालक या बालिकाओं के विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पहले बालक की अपेक्षा दूसरे तीसरे बालक जल्दी चलना फिरना बोलना सीख लेते हैं, जबकि जो पहला बालक होता है वह देर से सीखता है, क्योंकि जो पहला बालक होता है परिवार के अंदर उसके सामने कोई परिवार में ऐसा बालक नहीं होता जिसका वह अनुसरण करके जल्दी चलना फिरना सीख जाए। लेकिन जो दूसरे तीसरे चौथे नंबर के बच्चे होते हैं वह जल्दी क्यों सीख जाते हैं, उनका विकास जल्दी क्यों हो जाता है, क्योंकि वह अपने बड़े बहन भाइयों का अनुसरण करते हैं। वह किस प्रकार चल रहे हैं उन सबको देखते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हीं के अनुसार चलते हैं, किस प्रकार बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वह सब उन सबका अनुसरण करके जल्दी ही यानी कि अपना विकास कर लेते हैं। या ये कहा जा सकता है कि जो बाद के बालक होते हैं उनका विकास जल्दी हो जाता है, क्योंकि वह अपने बड़े बहन भाइयों का अनुसरण करते हैं। फिर हमारी संस्कृति। बालक बालिकाओं के विकास पर संस्कृति का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वामी दयानंद, महर्षि अरविंदो, लोकमान्य तिलक और डॉक्टर राधाकृष्ण आदि दार्शनिकों का मत है कि देश की सबसे बड़ी विशेषता उसकी आध्यात्मिकता है, यानी कि किसी भी देश की जो ये जो हमारे दार्शनिक है, अरविंदो है, स्वामी विवेकानंद है, लोकमान्य तिलक है, डॉक्टर राधाकृष्णन है, इन सभी का यह मानना था कि किसी भी देश की जो संस्कृति है यानी कि वह बालक के विकास को बहुत प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी आध्यात्मिकता है, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है उसकी यही विशेषता है कि वह आध्यात्मिकता पर अधिक बोल यानी कि जोर देता है। इसीलिए भारतवर्ष की जो विशेष संस्कृति है वह विश्वविख्यात है, इसके लिए अपनी आध्यात्मिकता के कारण। और पाश्चात्य संस्कृति की जो विशेषता है वह अपनी भौतिक यानी कि भौतिकता की वजह से है, उसकी भौतिकता है। हम आध्यात्मिकता को भौतिकता से श्रेष्ठ समझते हैं और उस पर गर्व करते हैं, यानी कि हमारी जो संस्कृति है हम अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति आध्यात्मिकता पर आधारित है और उसे हम भौतिकता से श्रेष्ठ समझते हैं। अरविंदो का कहना है कि पाश्चात्य प्रभाव से मुक्त होकर भारत जब फिर से अपनी संस्कृति विशेषताओं को अपनाएगा यानी अपनाने लगेगा, तभी यह संसार का नेतृत्व करने लगेगा। हमारे जो अरविंदो मोदी थे उन्होंने ये बात कही है अपने डेफिनेशन में कि जब पाश्चात्य प्रभाव से मुक्त होकर भारत यानी कि जब भारत पाश्चात्य जो प्रभाव है उससे मुक्त होकर अपनी संस्कृति की विशेषताओं को अपनाने लगेगा, उसके बाद वह संसार का नेतृत्व करने लगेगा। लेकिन जो हमारे डेनिस महोदय हैं वह यह कहते हैं कि शैशवावस्था की विशेषताएं सार्वभौम है, यानी कि जो शैशवावस्था की विशेषताएं होती है बालकों के अंदर
किस ऐसा अवस्था में बालक किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, वह सभी सार्वभौम है, यानी कि सभी एक समान है। भारत में पैदा हुआ बच्चा भी इसी प्रकार से प्रक्रियाएं करता है और जो यूरोप या अमेरिका में बच्चा पैदा होता है वह भी उसी प्रकार से व्यवहार करता है। और संस्कृति उनमें भिन्नता उत्पन्न करती है, यानी कि जो संस्कृति होती है वह उनमें भिन्नता उत्पन्न करती है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। हम अपनी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपको फिर दोबारा मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारा नया टॉपिक होगा इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए परिपक्वता एवं अधिगम। आप सभी का धन्यवाद।